हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसका एक टॉपिक हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत था वह। अब उसके बाद हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह सी टेट, यूपी टेट या फिर कोई भी स्टेट टीईटी का एग्जाम और सभी शिक्षक भर्ती में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पावलोव जो मनोवैज्ञानिक थे वह कौन थे। तो पावलोव, जिनका पूरा नाम था इवान पत्रोविच पावलोव, जिनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1849 में और 27 फरवरी 1936 को उनकी मृत्यु हुई थी, एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। पावलोव ने 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था और वे यह पुरस्कार जीतने वाले यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले रूसी विजेता थे या रूसी इंसान थे। और सन 2002 में प्रकाशित सामान्य मनोविज्ञान की समीक्षा में एक सर्वेक्षण 20वीं शताब्दी के 24वें सबसे उद्धृत मनोचिकित्सक के रूप में पावलोव को स्थान दिया गया था। तो ये तो हुई बात पावलोव के बारे में कि वे कहाँ के थे और उनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह है पावलोव का चित्र, जैसे कि आप देख के पहचान सकते हैं पावलोव को। अब इसके बाद देखते हैं उनका सिद्धांत क्या था। तो जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसे बोलते हैं पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी, तो इसमें क्या था, मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा सन 1904 में इसे प्रतिपादित किया गया था। तो सन आप याद रखिए कब किया था, 1904 में। इसके मूल में यह तथ्य है कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन है। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपन होता है जो, उसके प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन है। अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंधन है। जब मूल उद्दीपक के साथ दिया जाए और पुनः इसकी आवृत्ति की जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यदि मूल उद्दीपक को हटाकर उसके स्थान पर नवीन उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए तो भी वही अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक के साथ होती है। इसका कारण यह है कि अनुक्रिया नवीन उद्दीपक से संबद्ध हो जाती है। आपको यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया है कुछ, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। अभी इसमें फिलहाल आप इन शब्दों को समझ लीजिए कि उद्दीपक क्या होता है। जैसा कि आपको पहले बताया है, अगर आप भूखे हैं तो जो भोजन है वह आपके लिए उद्दीपक होगा, समझ गए ना। यानी कि जो आपकी आवश्यकता है उसे बोलते हैं उद्दीपन, और जो आवश्यकता में आपको जो उपलब्ध होता है उसे बोलते हैं उद्दीपक। अभी यहाँ पर क्या होता है, एक होता है स्वाभाविक उद्दीपन, एक होता है अस्वाभाविक उद्दीपन। तो अस्वाभाविक उद्दीपन और स्वाभाविक उद्दीपन क्या होता है कि जैसे कि जब कभी आपको भूख लगती है तो उस समय अगर आपको जो खाना दिया जाता है, जो नॉर्मली आप खाते हैं तो आप नॉर्मली खाएंगे ही उसको, वो तो है आपका स्वाभाविक। और जो नॉर्मल है, जो सामान्य है, अगर बात होती है कुछ नया खाना आपको दिया जाता है और आपको भूख लगी है फिर भी आप उसको खाएंगे, क्योंकि आप भूख लगती है तो आप खाना ही खाते हैं, तो आप खाने की दूसरी चीज़ भी उस समय खाएंगे। तो इस तरह से क्रिया वही होगी जब आपको भूख लगी होगी कि आपको खाना ही खाना है। इससे क्या हुआ था, जो मनोवैज्ञानिक पावलोव थे उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। कैसे प्रयोग किया था, उन्होंने कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उसका ऑपरेशन किया, यानी कि जहाँ से लार निकलती है मुंह में, और उस ग्रंथि का संबंध एक ट्यूब द्वारा, उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब के द्वारा एक कांच की बोतल से स्थापित किया जिसमें कि लार को इकट्ठा किया जा सकता है। तो लार को क्यों इकट्ठा किया, क्योंकि जब भी कभी आप देखिए आपके सामने कोई टेस्टी सी चीज़ आती है तो आपके मुंह में लार आती है, और आप जब भी खाना खाते हैं तो लार के द्वारा ही खाने को पचाने योग्य बनाया जाता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो इसीलिए लार को ही यूज किया गया है इस प्रयोग के लिए कि जब भी कभी अगर कुत्ते के साथ जो प्रयोग किया जा रहा है अगर उसे भूख के बारे में है तो उसके मुंह में लार जरूर आएगी। फिर उस लार का लेवल देखा जाएगा कि लार कैसे कैसे क्या आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रयोग को पावलोव ने इस प्रकार किया कि कुत्ते को खाना दिया जाता था तो खाने को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना आरंभ हो जाती थी, और खाना देने से पहले क्या है, वहाँ पे घंटी बजाई जाती थी और घंटी के साथ ही खाना दिया जाता था। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया और जब भी खाना उसके सामने आता था उसमें जो लार आती थी वह लार उस पाइप के द्वारा उनकी ट्यूब, टेस्टिंग ट्यूब में चली जाती थी, और वह लोग उसकी जो स्थिरता है उसका माप कर लेते थे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बार किया, खाने को सामने लाए, खाना देखते ही उसके अंदर लार आ जाती थी और घंटी बजाई जाती थी, फिर उसे खाना दिया जाता था। तो ऐसे करके बहुत बार किया गया और फिर उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आई, ऐसी प्रक्रिया आई कि घंटी तो बजाई लेकिन खाना को सामने नहीं दिया गया।
तो घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। क्यों? क्योंकि कुत्ते को मालूम चल गया कि अभी खाना आने वाला है। तो लार जैसे ही आई वैसे ही वह लार ट्यूब के माध्यम से, जो पाइप के माध्यम से ट्यूब में आ गई, और उसकी जब जांच की गई तो पाया गया कि जो खाने को देख के जो लार आती थी वही सेम लार आई है खाने को बिना देखे हुए। तो यहाँ पर आप प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुत्ता दिखाया गया है इसे बांध दिया गया है और इसके मुंह में ट्यूब डाला गया है, जिससे कि इसकी जो लार है वह इस ट्यूब जो पाइप के माध्यम से इस जगह पर स्टोर हो रही थी। अब यहाँ पर आपको समझना है, जो कि यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है या फिर जो भाषाएं हैं मनोवैज्ञानिक के हिसाब से, तो इन चीज़ों को समझिए। यहाँ पर जो भोजन है जो कुत्ते को दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस। जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है यानी कि उसे वो नॉर्मल खाना दिया जाता था, वही उसका उद्दीपन होता था, वही उसकी भूख मिटा रहा था। समझ गए आप? तो जिसे क्या बोलते हैं? अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि यूसीएस। इस बात को याद रखिए, क्योंकि कहीं कहीं शॉर्ट में भी लिखा रहता है यूसीएस, सीएस। तो यूसीएस क्या हो गया? स्वाभाविक उद्दीपक या फिर अनकंडीशनड स्टिमुलस या फिर भोजन। और भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। अनुक्रिया मीन्स एक क्रिया होती है जो कि स्वाभाविक है, वो भी क्या होगी? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। यानी कि भोजन को देख के हम लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ मुंह में लार आ जाती है या फिर कुछ ऐसा काम होता है। तो ऐसे ही यह एक क्रिया है, उसका रिस्पॉन्स है। तो भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में जो लार आ रही है उसे बोलते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो इस बात को भी याद रखिए, शॉर्ट में यूसीआर किसे बोलते हैं? जब भोजन को देखते हैं उसके मुंह में लार आती है उसे बोलते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। तो इसका अर्थ है कि अनुक्रिया किसी विशेष दशा पर निर्भर नहीं, अपितु स्वाभाविक रूप से ही भोजन को देखकर आ जाती है। समझ गए आप? और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है। उसके साथ साथ बजाए जाने वाली घंटी को पावलव ने अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक उद्दीपक कहा। तो जो भोजन है, भोजन को देख के तो आ ही रही थी, जो लार आ रही थी, तो भोजन तो हो गया अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। इसके अलावा भोजन के साथ साथ जो घंटी बज रही थी, क्योंकि बाद में क्या हुआ, भोजन नहीं आया लेकिन घंटी के बजने के बाद भी उसके मुंह में लार आई थी, तो भोजन क्या है? जो घंटी है वो क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक, क्योंकि इसे बाद में बनाया गया था। भोजन को देखकर तो उसे नॉर्मल आती ही थी लार, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे ऐसे ढाल दिया गया कुत्ते को कि घंटी के बजने से भी उसे लार आने लगी। तो घंटी हो गई अस्वाभाविक यानी कि अनकंडीशनड उद्दीपक या स्टिमुलस। इसे यह क्यों कहा? क्योंकि यह स्वाभाविक उद्दीपक के साथ दी जाती थी, और कई बार घंटी बजने के बाद भोजन देने के उपरांत, घंटी के साथ भोजन देने के उपरांत, यानी कि भोजन ना देकर केवल घंटी यानी कि कंडीशनल जो स्टिमुलस है ही बजाई गई, और देखा कि जो स्वाभाविक अनुक्रिया है अथवा लार है वो भोजन को देखकर आती थी। तो यहाँ से आप समझ गए कि जो स्वाभाविक उद्दीपक है यानी कि अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है भोजन है, उसके साथ में सी एस यानी कि अस्वाभाविक स्टिमुलस जो घंटी बन गई थी, क्योंकि अब घंटी को देख करके भी उसे लार आती थी। तो इस तरह से भोजन ना देकर केवल घंटी यानी कि सी एस ही बजाई गई, और देखा गया कि जो स्वाभाविक अनुक्रिया है जो यूसीआर है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, और लार भोजन को देखकर आती थी। और वही अनुक्रिया यानी कि वही लार अब अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलेटेड जो उद्दीपक अर्थात घंटी के साथ भी आई, इसे बोलते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। तो इससे अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया कहा गया। क्या कहा गया इसे? कंडीशन रेस्पॉन्स या फिर कंडीशन स्टिमुलस कहा गया। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। आप समझ गए? यहाँ पे इसको आप ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे कि भोजन है वह क्या है? स्वाभाविक, वो है एक उद्दीपन है, उद्दीपक है। और जो लार आना है वह क्या है? वह भी है एक स्वाभाविक अनुक्रिया है कि भोजन को देख के लार आती है। और इसी तरह जब घंटी को साथ में बजा के दिया जाता था, तो घंटी बजने के बाद जब खाना ना भी दिया जा रहा है तो भी कुत्ते के मन में यह बात घुस गई है, यह बात फिट बैठ गई है कि उसे खाना मिलेगा अभी, तो उसके मन में या उसके मुंह में लार आने लगती है। तो यही इसमें समझाया गया है, बस जो शब्द हैं वो मनोविज्ञान के हिसाब से हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ से क्या स्पष्ट किया जा सकता है? पहला तो है कि भोजन स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनड जो स्टिमुलस है, और लार स्वाभाविक अनुक्रिया है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है। और दूसरी बात समझ में आती है कि घंटी की आवाज़
अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, एवं स्वाभाविक उद्दीपन, लार स्वाभाविक अनुक्रिया एवं भोजन। ये आपको समझ में आ रहा है ना, CS प्लस UCS, इसी तरह स्वाभाविक अनुक्रिया UCR, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो इस तरह से आपको ये सब जो शॉर्ट टर्मिनोलॉजी है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरह से नंबर 3 है कि घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपन और लार अस्वाभाविक अनुक्रिया है उस समय, ठीक है। जब घंटी बजती है और जो लार आती है वो होती है अस्वाभाविक अनुक्रिया, और जब खाना आता है और लार आती है वो होती है स्वाभाविक अनुक्रिया। तो इस तरह से आपको इन 3 बातों के बारे में मालूम चल गया। तो इस प्रयोग के आधार पर शास्त्रीय अनुबंधन को इस तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए, यानी कि भोजन के साथ घंटी बजाई जा रही है, तो इसकी पुनरावृत्ति अनेक बार की जाए, तो कालांतर में स्वाभाविक उद्दीपक के हटाए जाने पर, भोजन को हटाए जाने पर भी अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी से भी वही अनुक्रिया होती है जो स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ होती थी, जो कि आपको देखने को मिला। तो इस तरह से यही सब बातें क्लियर करने के लिए इस सिद्धांत के बारे में बताया था। अभी अगर इस सिद्धांत के बारे में आप सोचेंगे कि इससे और क्या इससे अर्थ निकलते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एक अर्थ है जिसको आप अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया गया, कुछ बच्चे हैं जो कि रूम में सोते हैं, मान लीजिए 2 बच्चे हैं और उन्हें सुबह डेली 5 बजे जगना होता है। तो उनकी माँ सुबह जब उन्हें जगाती है तो जगाने से पहले बल्ब ऑन करती है और उसके बाद उन्हें बुलाती है और उन्हें जगाती है। तो ऐसा अगर डेली चल रहा है, अभी जैसे कि रूम में आकर के जगाना और जगाने पर जगना, ये तो हो गई नॉर्मली अस्वाभाविक प्रक्रिया हो गई, दोनों अस्वाभाविक उद्दीपन और अस्वाभाविक प्रक्रिया। लेकिन रूम में आने के बाद, बल्ब जलाने के बाद फिर उनको जगाना, धीरे धीरे ऐसा एक दिन आ जाता है कि रूम में आते ही बल्ब जैसे ही जलाते हैं वैसे ही बच्चे ऑटोमेटिक जाग जाते हैं। तो इस तरह से ये भी सेम उसी जो सिचुएशन है जो कुत्ते वाली थी, जिसमें कि खाना और घंटी दोनों साथ साथ दिए गए थे, इसी तरह से इसमें बल्ब और बोलना यानी कि उन्हें बुलाना दोनों एक साथ हैं। तो कुछ दिनों के बाद ओनली बल्ब जलाने से ही बच्चे जागने लगते हैं। तो यही था पावलोव का प्रयोग, यानी कि पावलोव का जो सिद्धांत है वो यही था। अभी जो ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है? इसका शैक्षिक महत्व एक तो होता है स्वभाव निर्माण में। ये जो सिद्धांत जो मैंने बताया आपको, इसके आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। और अभिवृत्ति का विकास होता है कि बालक में विशेष प्रकार की अभिवृत्ति के विकास में उपरोक्त सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। और मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार होता है। मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के उपचार में भी इस सिद्धांत को प्रभावकारी साबित माना गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है वह समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नहीं भूलेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे अगले वीडियो में पूछूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका रिपीटेशन भी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।